तो क्या बोलती पब्लिक, एकदम झकास। तो लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था जावास्क्रिप्ट। तो उसमें हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट, फीचर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के, फिर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में डिफरेंस देखा था, दोनों काम कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स उसके अंदर देखे थे, राइट। सो इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 11th स्टैंडर्ड का रिवीजन। तो हम क्या करेंगे, 11th स्टैंडर्ड में जो जावास्क्रिप्ट के बेसिक टॉपिक थे वो यहाँ पे क्लियर करेंगे, क्योंकि भाई एडवांस टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो, बट उसके पहले आपको बेसिक्स तो आनी चाहिए, राइट। तो इसलिए पहले आप इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अपने जो बेसिक टॉपिक्स है वो क्लियर कर लेंगे, ताकि जो एडवांस हम पढ़ेंगे तो उसमें अगर कोई बेसिक टॉपिक मैं यूज़ करूंगा, बेसिक जावास्क्रिप्ट के कुछ टॉपिक्स अगर यूज़ करूंगा तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, ये जो वीडियो है, ये लेक्चर है, दिस इज डेडिकेटेड टू 11th स्टैंडर्ड, राइट। तो स्टार्ट करने से पहले 11th स्टैंडर्ड का यहाँ पे देखो, आपके बुक में कुछ एकदम इंटरेस्टिंग सा नोट दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, इसमें देखो 3 नाम दिए गए, एक तो है एंगुलर जेएस, दूसरा है व्यू जेएस, तीसरा है रिएक्ट जेएस। और आपको एक चीज बता दूं कि मैं रिएक्ट जेएस डेवलपर हूँ। ठीक है, रिएक्ट जेएस डेवलपर का मतलब मैं जो कोडिंग लिखता हूँ वो किस में लिखता हूँ, रिएक्ट जेएस में। अब ये रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, एंगुलर जेएस, ये तीनों है क्या। तो देखो एंगुलर जेएस जो है ना, ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये फ्रेमवर्क है। तो और ये जो व्यू जेएस है और रिएक्ट जेएस, ये क्या है, लाइब्रेरी है। ठीक है, तो ये किसकी लाइब्रेरी है, ये सारी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, जावास्क्रिप्ट के जो फीचर्स होते हैं, कॉन्सेप्ट, उसको यूज करके और अच्छी यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी बनाएगी, जिससे आप इजीली वेबसाइट्स बना सको। ठीक है, बड़े बड़े जो वेबसाइट्स होते हैं वो बना सको। तो यहाँ पे देखो, जो एंगुलर जेएस है, ये किसने बनाया है, ये बनाया गया है गूगल के द्वारा। ठीक है, तो बट ये सारे तीनों क्या है, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस, ये तीनों क्या है, आपके ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स यानी कि इसके जो कोड है फ्रीली अवेलेबल है। इसका कोड उठा के आप अपना खुद का भी लाइब्रेरी ऑफ अपना कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, या फ्रेमवर्क बना सकते हो, या फिर इसी के अंदर और भी आपको अगर फीचर्स ऐड करने तो ऐड कर सकते हो, बराबर। और इसी लाइब्रेरी को, अगर इन तीनों लाइब्रेरी को आपको इंप्रूव करना है तो कर सकते हो, क्योंकि इसका कोड क्या है, अवेलेबल है। इसका कोड कहाँ अवेलेबल है, तो गिटहब करके एक वेबसाइट है। ठीक है, इसका कोड आपको कहाँ मिलेगा, गिटहब करके एक वेबसाइट है। आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, रिएक्ट जेएस सपोज आपको सर्च करना है तो रिएक्ट जेएस सर्च कर लो। यहाँ पे रिएक्ट जेएस सर्च कर लिया। ठीक है, तो इसका देखो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ से आप सीख सकते हो। अगर आपको रिएक्ट जेएस सीखना है, यहाँ पे देखो गिटहब का लिंक है, इधर क्लिक करने का, और ये देखो पूरा का पूरा जो कोड है, ये कोड आपका रिएक्ट जेएस का पूरा यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखो रिएक्ट जेएस के पीछे कौन है, फेसबुक है। ठीक है, रिएक्ट जेएस को बनाने वाला कौन है, फेसबुक है। बट फेसबुक ने क्या किया, इसको बनाया, फिर इसका कोड ओपन सोर्स कर दिया, यानी कि कोई भी अब इसका कोड यूज करके अपना वेबसाइट बना सकता है। फेसबुक ने इसको कहाँ कहाँ यूज किया, आपका व्हाट्सअप वेब है, वो फेसबुक ने बनाया है। ठीक है, किसके अंदर, रिएक्ट जेएस के अंदर। वो अपना जो फेसबुक का मैसेंजर है वो भी इसके अंदर बना है, आपका रिएक्ट जेएस के अंदर है। और भी बहुत सारे फीचर्स जो है फेसबुक और व्हाट्सअप के और इंस्टाग्राम के, वो सब रिएक्ट जेएस में बने हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, एंगुलर जेएस, ये बहुत ही पॉपुलर और वेरी डिमांडिंग फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज है। अगर इसमें आपको एंगुलर जेएस, व्यू जेएस, रिएक्ट जेएस आता रहेगा, आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। चाहे तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ठीक है, जॉब भी कर सकते हो। थोड़ा ये एडवांस ज्ञान के लिए आपको यहाँ पे नोट दे दिया गया है, तो काफी अच्छा। बुक में ये सारी चीजें आपको एडवांस चीजें दी गई हैं, तो काफी अच्छी चीजें हैं। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं अपना मेन टॉपिक 11th स्टैंडर्ड का, हम करेंगे यहाँ पे रिवीजन। ठीक है, तो पहला देखो पॉइंट क्या है, इंसर्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट इन एचटीएमएल। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या, इंसर्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट इन एचटीएमएल, यानी कि हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट को इंसर्ट करेंगे किसके अंदर, एचटीएमएल के अंदर। ठीक है, यानी कि हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना कहाँ है, कैसे लिखना है, और उसको रन कैसे करना है। ये 3 चीज अपने को सीखना है, क्योंकि एचटीएमएल सीखने के पहले भी हम क्या किए थे, पहले देखे थे कि एचटीएमएल का कोड लिखना कहाँ है, कैसे लिखना है, फिर उसको रन कैसे करना है, उसका आउटपुट कैसे देखना है। सेम चीज जावास्क्रिप्ट का कोड भी कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है और रन कैसे करना है, ये तीनों चीज इस पॉइंट में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, वीएस कोड में जाएंगे। तो डायरेक्टली जाते हैं वीएस कोड में। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना क्या, तो ये है अपना वीएस कोड 12th। यहाँ पे देखो, तो ये सारी चीज़ें हम बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, सब कुछ बंद कर देते हैं, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है जावा और जावास्क्रिप्ट। भाई लोग, दो अलग अलग चीज है, जावा और जावास्क्रिप्ट ये दोनों एक अलग चीज है। ठीक है, तो जैसे आलू और टमाटर दो अलग चीज है ना, वैसे ही जावा और जावास्क्रिप्ट एक अलग, दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बराबर। जावा अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि जावा और जावास्क्रिप्ट किसी किसी को लगता है एक ही है, जी नहीं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम बनाएंगे एक फाइल जिसका नाम देंगे जावा, सॉरी, स्क्रिप्ट डेमो डाल देते हैं, स्क्रिप्ट डेमो डॉट एच टी एम एल। ठीक है, हम बनाएंगे एच टी एम एल, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना एच टी एम एल का कोड है जनरेट कर लेंगे, कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम तुमको बताएंगे कि जावास्क्रिप्ट लिखना कैसे। तो बहुत ही सिंपल है,
आपको याद होगा मैंने आपको सीएसएस सिखाते समय क्या बताया था, सीएसएस लिखने के भी अलग अलग तरीके थे। एक तो आप इनलाइन सीएसएस यानी कि टैग के अंदर भी सीएसएस लिख सकते थे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था सीएसएस लिखने का, एक स्टाइल टैग के अंदर लिखते थे, बराबर। ऐसा स्टाइल टैग देते थे और इसके अंदर इसको एक्स्ट्रा सॉरी इंटरनल सीएसएस बोलते थे। फिर इसके बाद एक तीसरा तरीका था, उसमें क्या था, आप सीएसएस की फाइल बनाते थे कहाँ पे, बाहर डॉट सीएसएस करके फाइल बनाते थे और उसके बाद उस फाइल को अपने एचटीएमएल कोड में इंपोर्ट करते थे या लिंक करते थे। लिंक कैसे, लिंक टैग से करते थे, याद है LINK लिंक टैग। लिंक टैग से हम लोग क्या करते थे, सीएसएस फाइल को लिंक कर देते। सिंपल। तो अब देखो यहाँ पे ये मेरा स्टाइल टैग है, ठीक है। स्टाइल टैग की जगह पे आपको लिखना है स्क्रिप्ट टैग, दैट्स इट। और ये स्क्रिप्ट के अंदर ही आपको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट लिखना है। इसको इंटरनल जावास्क्रिप्ट बोल सकते हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको जावास्क्रिप्ट का कोड HTML के अंदर ही लिख सकते हैं, लेकिन उसको आपको लिखना पड़ेगा कहाँ पे, हेड टैग के अंदर। आप स्क्रिप्ट टैग में लिख सकते हो, बराबर। इनलाइन से इनलाइन जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं होता है, दो ही टाइप का मैं बताऊंगा आपको। एक तो आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख सकते हो या फिर जावास्क्रिप्ट की फाइल अलग से बना के उसको यहाँ पे अपना लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो पहला तरीका देखते हैं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल जावास्क्रिप्ट लिखना है। जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका, मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल बनाता हूँ। अब वेरिएबल क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है क्या, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल देखने से पहले मैं आपको थोड़ा इसमें बता देता हूँ। वेरिएबल बनाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग डॉम मैनिपुलेशन यानी कि वेब पेज, जो अपना ये वेब पेज है, ये क्या है अपना एक HTML का पेज है, इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैल्यूज कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो कैसे प्रिंट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। आपको लिखना है डॉक्यूमेंट, ये आपका 11 स्टैंडर्ड में था, डॉट राइट, बस यही करना है। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे ये यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो जैसे मैं लिखता हूँ हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा, तो यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ मैं वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, सही है। तो एकदम सही है। आपको कुछ भी प्रिंट करना है वेब पेज के ऊपर जावास्क्रिप्ट के थ्रू, आपको सिर्फ ऐसा लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो जावास्क्रिप्ट। और एक चीज बताता हूँ, इसके अंदर आप ना H1 टैग भी लिख सकते हो। कैसे, H1 टैग के सारे HTML के टैग लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि अब देखो क्या हो रहा है, HTML के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं और फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर अब मैं HTML लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं H1 टैग ऐसा डाल दूंगा ना तो डिटेक्ट कर लेगा, खतरनाक ना एकदम, ठीक है। कत्तई जहर है एकदम, राइट। हम लोग क्या किया, HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखा और जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख रहे हैं, सही है ना एकदम। तो देखो इसमें H1 टैग लिख दो या फिर तुम P टैग लिख दो, ठीक है। इसके अंदर ऐसा P टैग भी लिख सकते हो या फिर इसके अंदर मैं ऐसा इनलाइन स्टाइल भी लिख सकता हूँ, स्टाइल। और यहाँ पे मैं देता हूँ सपोज कलर, ठीक है, कलर देता हूँ रेड, और ये गायब हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंगल टैग में दो, नहीं तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। देखो क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखो डबल टैग सॉरी डबल कोट्स वाला यूज़ किया ना, डबल कोट्स यूज़ किया, इसलिए यहाँ पे अंदर आप सिंगल कोट्स यूज़ करो, नहीं तो वो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं करेगा, राइट, और एरर देगा। तो यहाँ पे देखो मैंने कलर भी दे दिया इसको, तो एकदम सही चीज़ है। तो कुछ भी लिखना है हमको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू लिखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, आपने पढ़ा है वेरिएबल्स, वेरिएबल 11 स्टैंडर्ड में था, ऑब्वियसली 11 स्टैंडर्ड का टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं। तो वेरिएबल्स क्या होता है, देखो जैसे मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा है वेरिएबल्स, मैथ्स में अगर आपको याद रहेगा तो हम लोग वेरिएबल्स बनाते थे बहुत सारे। तो वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल कुछ नहीं होता है। वेरिएबल ऐसी चीज होती है जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं। अब मुझे कैलकुलेशन करना है, सपोज मुझे क्या करना है, मुझे एडिशन करना है, दो नंबर लेने हैं उसका एडिशन करना है। तो मैथ्स में कैसे करते थे, हम दो वेरिएबल बनाते थे, ठीक है। एक वेरिएबल का नाम देते थे सपोज A, और इसके अंदर सपोज मैंने दे दिया 10। दूसरे वेरिएबल का नाम दे दिया सपोज B, इसके अंदर मैंने डाल दिया कितना, सपोज 20 डाल दिया, ठीक है। अब इन दोनों को एडिशन करना है तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस B, ठीक है। और A प्लस B यानी कि आप लिखोगे 10 प्लस 20 और जो भी इसका आंसर आएगा 30, यही है। तो ये था मैथ्स का वेरिएबल। बट जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाना है तो आपको क्या करना है, इसके पीछे सिर्फ आप लगा दो वैर, ठीक है। इसके पीछे आप लगा दो वैर, तो ये देखो आपका वेरिएबल बनेगा। वैर वैर के बाद यहाँ पे ऐसा सेमी, एकदम लास्ट में क्या लगा दो, सेमी कोलन लगा, इसको क्या बोलते हैं, सेमी कोलन, ठीक है। सेमी कोलन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है लगाओ, आपके मूड के ऊपर है। बट मैं रिकमेंड करूंगा आपको लगाओ, ठीक है। जैसे आपका एक लाइन खत्म होता है वहाँ पे सेमी कोलन लगाओ। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल बना लिया आपने, वैर ए और वैर बी, ठीक है। यहाँ पे कॉमा दे दिया तो मतलब आप इसके बाद कितने वेरिएबल बना सकते हो, या फिर इसको अलग अलग भी बना सकते थे, ठीक है। इसको मैं ऐसा अलग अलग वेरिएबल बना सकता हूँ। इसको रफ कर लेता हूँ, इसको निकाल लेते हैं, ये बी वेरिएबल को यहाँ से ऐसा उड़ा देता हूँ, ठीक है। और वापस से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, अपना पेन ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल ए बना दिया, फिर दूसरा वेरिएबल बनाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वैर बी इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो एकदम सिंपल, वेरिएबल वेरिएबल बनाना है तो आप उसके पीछे वैर लगा दो। बट आपके सिलेबस में एक चीज नहीं है यहाँ पे, जो अभी नया वर्जन है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें लेट, ठीक है, लेट और कॉन्स्ट इसके थ्रू भी वेरिएबल बना सकते हो। जैसे वैर है, ठीक है, वैसे ही लेट और कॉन्स्ट के थ्रू भी वेरिएबल बना सकते हो। बट आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना है तो आप इंटरनेट पे जाके ये चीज पढ़ सकते हो, ठीक है।
फिलहाल मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ ऐसा चीज़ें, क्योंकि हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे सिर्फ ऊपर ऊपर से रिवाइज करना है 11th स्टैंडर्ड, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड पूरा रिवाइज करने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो 11th स्टैंडर्ड का जो प्लेलिस्ट है इंप्रेसिव वेब डिजाइनिंग, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल, दो वेरिएबल बन गए, वेरिएबल वैर ए वैर बी, यानी कि वेरिएबल ए वेरिएबल बी। अब इन दोनों को एडिशन करना है तो आपको ए प्लस बी ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन कभी भी एडिशन करते हो तो इसको एडिशन को आपको कहीं दूसरे वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पे एक और वेरिएबल वैर सी, ठीक है। तो ये क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको ऐसा कट करता हूँ, समझ लो एक कट है। यहाँ पे अगर आपको जावास्क्रिप्ट में एडिशन करना है तो एडिशन तो कर सकते हो, जैसे ये एडिशन करते हो वैसे करना है, तो वैर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे ही एडिशन होगा, बट इसका जो वैल्यू होगा ना दूसरे वेरिएबल में आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इसी किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हो। यहाँ पे सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। और इसको फिर प्रिंट करने के लिए क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और सी, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज बता देता हूँ आपको, जो जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स होते हैं ना ये लूजली टाइप्ड होते हैं। लूजली टाइप मतलब एक होता है स्ट्रिक्ट टाइप और एक होता है लूजली टाइप, ठीक है। तो मतलब अगर सपोज यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल सपोज बनाता हूँ वैर, यहाँ पे लेता हूँ सपोज, एक मिनट को इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो एक वेरिएबल बनाता हूँ सपोज वैर ए, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक इंटीजर वैल्यू डाल रहा हूँ। अब ये 10 क्या है, एक नंबर है, इसको इंटीजर वैल्यू बोलेंगे, राइट। बट मैं इसको आगे जाके ऐसा स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, समझ में आया। इंटीजर, यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल था, बट इसके आगे जाके मैंने इसमें स्ट्रिंग भी डाल दिया। इसको आगे जाके मैं इधर बुलियन भी डाल सकता हूँ, ट्रू फॉल्स, इसको बुलियन बोलते हैं, इसको बोलेंगे इंटीजर, इसको बोलेंगे स्ट्रिंग, इसको बोलेंगे बुलियन। जो ट्रू और फॉल्स होता है उसको बोलते हैं बुलियन, ठीक है, जो कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता है। बट आगे जाके मैं और भी कुछ डाल सकता हूँ, ठीक है। आगे जाके मैं इसमें ऐसा 10.7 यानी कि इसमें फ्लोटिंग नंबर डाल सकता हूँ, ठीक है, डेसिमल नंबर। तो यानी कि मेरा कहने का ये मतलब है कि जो वेरिएबल बनाते हो वो ऐसा नहीं कि आपने इसमें 10 डाल दिया तो इसमें आप इंटीजर वैल्यू ही डाल सकते हो, आगे जाके इसमें और कोई वैल्यू डाल सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं लूजली टाइप। इसको कोई फिक्र ही नहीं है भाई तुम इसमें कौन सा टाइप का वैल्यू डाल रहे हो, ये अंदर ही अंदर अपना कुछ सब हैंडल कर लेता है, ठीक है। ये सारी चीजें उसको आपने 10 डाला तो उसको समझ जाता है कि आपने क्या डाला, इसमें इंटीजर वैल्यू डाला है। स्ट्रिंग डाला तो अंदर ही वो अपना सब हिसाब किताब लगा देता है कि इसमें आपने क्या डाला है, स्ट्रिंग वैल्यू डाला है, ठीक है। तो बट अगर सब सी प्लस प्लस है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज पता है, राइट। सी प्लस प्लस में अगर आपको वेरिएबल बनाना है तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि उसका टाइप क्या रहेगा। सपोज यहाँ पे सी प्लस प्लस में मैं वेरिएबल ए बना रहा हूँ, ठीक है, सी प्लस प्लस में मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ ए, ठीक है। सी प्लस में ये वेरिएबल बना 10, लेकिन आप सी प्लस में आप ऐसा डायरेक्टली वैर से वेरिएबल बनाते नहीं, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, अगर आप इसमें इंटीजर वैल्यू डाल रहे हो ना तो पहले से आपको बताना पड़ेगा कि इस वेरिएबल का टाइप क्या रहेगा, ठीक है। तो सी प्लस में वेरिएबल बना रहे तो यहाँ पे आईएनटी यानी कि इंटीजर, यानी इंटीजर लगाना पड़ेगा, इसको बोलेंगे डेटा टाइप, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डेटा टाइप, ठीक है। तो सी प्लस प्लस जावा ऐसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो स्ट्रिक्टली टाइप होते हैं, मतलब आपको पहले से ही बता देना पड़ेगा कि तुम इस वेरिएबल के अंदर क्या डालने वाले हो, किस टाइप की वैल्यू डालने वाले हो। यहाँ पे इंटीजर, अब यहाँ पे अगर मैं आगे जाके इसको ए, आगे जाके मैं ए इज इक्वल टू ऐसा स्ट्रिंग वैल्यू डाल दूं तो ये यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि आपने बोला ये तो इंटीजर वेरिएबल है, उसमें स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा फंडा था आपका वेरिएबल का, ऑलराइट। तो हम अभी जाते हैं क्या और वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे VS कोड में जाते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, एक वैर ए बनाता हूँ, इसके अंदर वैल्यू लेता हूँ 20, ठीक है। अब ये वेरिएबल की वैल्यू अगर डिस्प्ले करनी है मुझे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है। अब ए की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए मैं ऐसा डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा मैंने, वैल्यू ऑफ ए, मतलब एक मैसेज डाल दिया कि ये वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, बट यहाँ पे वेरिएबल ए को मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकता, ए डाल दिया लेकिन यहाँ पे आपको प्लस लगाना पड़ेगा, तभी देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू कितना दिखा रहा है 20। यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लगाया, प्लस लगाने का ये रीजन है कि यहाँ पे देखो एक तो स्ट्रिंग वैल्यू है और दूसरा क्या है, एक वेरिएबल है, दोनों को आपको कॉन्कैट करना मतलब जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा प्लस, ठीक है। तो प्लस क्या करता है, ये जो स्ट्रिंग है और ये जो वैल्यू इन दोनों कॉन्कैट करके जोड़ के यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो दिखाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया आई थिंक सो। और यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, सपोज मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ वैर बी इज इक्वल टू, सपोज मैं 40 ले लेता हूँ और इन दोनों का एडिशन दिखाना है मुझे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे मैसेज डाल दिया ए प्लस बी, अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए प्लस बी किया तो क्या हो गया, 20 और 40 ज्वाइंट हो गए, ये 20 और 40 दोनों ज्वाइंट हो गए, यानी कि ये इसको एज अ दोनों स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एक और ऐसा ब्रैकेट लगा दूंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा मतलब क्या होगा कि पहले भाई तुम इसको कैलकुलेट करो, पहले ये जो ए प्लस बी है इसका कैलकुलेशन करोगे, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, उसके बाद इसको इसके साथ ज्वाइन करो, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, 60 आई, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स थे। अब देखो ये जो प्लस है ये क्या है, ये जो प्लस हो रहा है ये क्या है, एक ऑपरेटर है, क्या है ये, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये डेटा टाइप भी समझ गया आप, वेरिएबल भी समझ गया, डेटा टाइप मतलब ये जो बताया आपको कौन से डेटा टाइप की वैल्यू इसमें डाल सकता हूं। अब इसमें जो मैंने यहाँ पे यूज किया है ये क्या था, एक ऑपरेटर, ये प्लस ऑपरेटर है, ठीक है। तो
अब अलग अलग टाइप के ऑपरेटर भी होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, रिलेशन ऑपरेटर हो गया, एक और ऑपरेटर लिखना मैं भूल गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, 11th स्टैंडर्ड में मैंने अच्छा स्लाइड बनाया था इसके लिए। अब देखो ये सारे ऑपरेटर्स है, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होता है, तो स्लाइड शो में कर लेते हैं। देखो जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, सपोज ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 है, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 और बी की वैल्यू यहाँ पे 10 है। तो अब यहाँ पे देखो प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों की वैल्यू को एडिशन करेगा, जैसे हमने देखा एग्जांपल, ए प्लस बी 30 आएगा, माइनस करना है तो माइनस यूज कर लो, मल्टीप्लिकेशन यूज करना है तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यूज करना है तो ये वाला ऑपरेटर के डिवीजन के लिए, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये थोड़ा अलग ऑपरेटर है, ठीक है, ये आपको दिखता है डिवीजन ऑपरेटर या परसेंटेज ऑपरेटर आपको दिख रहा है, बट भाई ये अलग ऑपरेटर है, ये डिवीजन का ही काम करता है लेकिन अलग टाइप का डिवीजन करता है। ठीक है, अलग टाइप का डिवीजन, यानी कि देखो ये क्या है, ये डिवीजन ऑपरेटर है। अब देखो 20 को 10 से अगर डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे a डिवाइड बाय b, यानी कि 20 को 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि 10 2 जा 20। लेकिन अगर a मॉड्यूलस b करोगे, यानी कि 20 मॉड्यूलस 10 करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे जीरो आंसर आए, तो जीरो कैसे हो सकता है 20 डिवाइड बाई 10, तो 10 20 मॉड्यूलस 10 क्या होता है, ये रिमाइंडर देता है, समझे क्या। अभी यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये जो है ये क्या है, मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 20 डिवाइड बाई 10 करूंगा तो क्या आएगा, 10 2 जा 20, यानी कि इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं इसको ही कर देता हूँ 20 मॉड्यूलस 10, इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, सी प्लस प्लस ले लो, जावा ले लो, पाइथन, सब में ये मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब देखो अगर इसको 20 मॉड्यूलस 10 करोगे तो ये क्या होगा, 10 2 या 20 होगा, लेकिन ये क्या रिजल्ट में देता है आपको, रिमाइंडर, तो इसमें रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो मतलब जीरो। ठीक है, तो ये जो डिवीजन है ये बताता है कि कितने टाइम में डिवाइड हुआ है जो ये वैल्यू है, बट ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है बताता है कि क्या रिमाइंडर आया डिवाइड करने पे, वैल्यू को डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आया। ठीक है, तो रिमाइंडर कुछ नहीं आया तो जीरो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑपरेटर है मॉड्यूलस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। और इसके बाद ये सब तो हो गया, फिर इसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये क्या करता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब सपोज ए की वैल्यू कितनी है 10 है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा ए प्लस प्लस लगा दूं तो ये ए की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, यानी कि 11 हो जाएगा। अगर वही ए की, अगर यहाँ पे देखो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे सपोज एक वेरिएबल बनाते हैं, बी इज इक्वल टू, सपोज मैं 30 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ बी माइनस माइनस, बी माइनस माइनस, तो ये क्या करेगा, बी की वैल्यू 1 से कम करेगा, तो अभी क्या है 30 है, तो ये क्या हो जाएगा 29, यानी कि अगर इंक्रीमेंट करना है तो प्लस प्लस लगा दो, डिक्रीमेंट करना है तो माइनस माइनस लगा दो। ठीक है, ऑलराइट, तो नेक्स्ट ऑपरेटर देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, कुछ नहीं है, आपको वैल्यू असाइन करनी है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, ए में 5 वैल्यू असाइन कर रहे थे, ए प्लस ए इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ए प्लस इज इक्वल टू मतलब क्या हो गया, ए में आपको क्या करना है 5 वैल्यू असाइन करनी, मतलब ए प्लस इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, यानी कि ए में अभी कितना है 5 है। ठीक है, ए में हम लोगों ने क्या असाइन किया 5, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, यानी कि क्या होगा 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, एक में कितना असाइन हो जाएगा 10 असाइन हो जाएगा। वैसे माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाता है ए, तो ये ज्यादा यूज करने की ऐसा जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए, बट समझ लो। ठीक है, प्लस इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू मतलब क्या हो जाता है, प्लस इज इक्वल टू मतलब ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, माइनस इज इक्वल टू मतलब क्या हो जाता है, ए इज इक्वल टू ए माइनस 5। ठीक है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस का सेम फंड है। ऑलराइट, उसके बाद आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, हम लोग चेक करते हैं रिलेशन। ठीक है, जैसे ए की वैल्यू अभी देखो यहाँ पे 10 है, बी की वैल्यू कितनी है 30 है, तो अब यहाँ पे क्या है देखो, लेस देन ऑपरेटर है, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू है। लेस देन ऑपरेटर में देखो चेक करेंगे क्या ए इज लेस देन बी, ए की वैल्यू कितनी है 10 और बी की वैल्यू है 30, तो क्या 10 बी 30 से छोटा है, यस, ये आपको बुलियन का ट्रू वैल्यू देगा। ठीक है, ये ट्रू रिजल्ट देगा। फिर क्या ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि क्या 10 इज ग्रेटर देन 30, जी नहीं, तो ये फॉल्स देगा। फिर बोलिए क्या 10 इज लेस देन और इक्वल टू 30, तो 10 लेस देन ही है तो ट्रू देगा। या 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यानी कि 10 इज लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 30, जी नहीं, तो ये आपको फॉल्स देगा। राइट, फिर क्या बोलेगा क्या 10 इज इक्वल टू 30, क्या 10 की वैल्यू 30 का इक्वल है, जी नहीं, फॉल्स। तो यहाँ पे देखो एक चीज और बता दूं, यहाँ पे ये जो इक्वल टू और इक्वल टू सिर्फ में क्या फर्क होता है, तो इक्वल टू और ये इक्वल टू और इक्वल टू में फर्क है। दो इक्वल टू लगाएंगे तो कंपेयर करेगा कि क्या ए और बी इक्वल है, ठीक है, और एक इक्वल टू बी लगाएंगे तो जो बी की वैल्यू है ए में असाइन करेगा। ठीक है, याद रखना, ए इज इक्वल टू बी लगाएंगे तो एक जो बी की वैल्यू है वो ए में असाइन होगी, तो बी की अभी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बी की वैल्यू 30 है और ए की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। बट यहाँ पे चेक करेगा कि क्या ए और बी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 30 है, तो क्या दोनों इक्वल है, जी नहीं, तो ये आपको रिजल्ट देगा फॉल्स। ठीक है, तो डबल इक्वल टू लगाओगे तो वो कंपेयर करेगा, सिंगल इक्वल टू लगाओगे तो उसमें वैल्यू असाइन करेगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट ऑपरेटर है अपना लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये रिलेशन ऑपरेटर था, ये क्या था रिलेशनल ऑपरेटर। राइट, तो रिलेशन में ये डबल इक्वल टू एक नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल में क्या बोलेगा, क्या ए इज नॉट इक्वल टू बी, जिस तो सही बात है, 10 ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 30 है, तो दोनों नॉट इक्वल ही है। राइट, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा।
अब उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में देखो कुछ ऐसा होता है, एंड इसको एंड बोलेंगे, इसको और बोलेंगे, और इसको एंड ऑपरेटर बोलेंगे, इसको और ऑपरेटर बोलेंगे, इसको नॉट ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। ये 3 ऑपरेटर याद रखना। अब ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू यहाँ पे 10 है। उसके पहले मैं आपको ट्रूथ टेबल बता देता हूँ। देखो जैसे कि ए की वैल्यू अभी मेरा फॉल्स है और बी की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। ए और बी दोनों फॉल्स है, तो एंड ऑपरेटर में फॉल्स होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ए एंड बी करूंगा तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंड में क्या होता है, रूल है कि एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स। देखो ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। फिर यहाँ पे देखो फॉल्स एंड ट्रू, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ट्रू एंड फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स है तो एक भी फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स। ट्रू एंड ट्रू मतलब दोनों ट्रू तो ट्रू आएंगे, ठीक है। बट ए और बी मतलब और ऑपरेटर में क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू। देखो यहाँ पे दोनों फॉल्स है इसलिए इसका रिजल्ट आया फॉल्स। फॉल्स ट्रूथ, एक ट्रू आ गया तो ये ट्रू आ गया। ट्रू फॉल्स, एक ट्रू मिल गया तो ये ट्रू होगा। दोनों ट्रू है तो ट्रू ही होगा। अब नॉट ऑपरेटर में क्या होगा? उल्टा कर देगा, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स। नॉट ए पे लगाया तो ए में देखो ए की वैल्यू क्या है, पहली फॉल्स है तो इसको ट्रू कर देगा। यहाँ पे देखो फॉल्स है तो इसको भी ट्रू कर देगा। ये ट्रू है तो इसको फॉल्स कर देगा, फिर ट्रू है तो इसको फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो क्या ए इज ग्रेटर देन 10? ए की वैल्यू कितनी है? 20 है, तो ये तो क्या आ जाएगा आपका? ट्रू आ जाएगा, पहला वाला। फिर यहाँ पे देखो बी इज ग्रेटर देन 20, बी की वैल्यू कितनी है? 10, तो क्या 10 इज ग्रेटर देन 20? जी नहीं, फॉल्स आएगा। ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स क्या आ जाएगा? यहाँ पे एंड लगाए, टू ट्रू एंड फॉल्स, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। अब यहाँ पे देखो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं सेम, बस यहाँ पे और लगाया गया है। तो ये ट्रू और फॉल्स, तो एक भी ट्रू तो ट्रू, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे दूसरा नॉट ऑपरेटर है, तो नॉट ऑपरेटर में ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखो 20, तो क्या 20 इज ग्रेटर देन 10? यस, तो ये ट्रू है। ट्रू का नॉट क्या करता है? फॉल्स करते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा? फॉल्स। ये सब का यूज कहाँ आएगा? रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज आप जब इफ एल्स लिखते हो, स्विच केस लिखते हो, या लूपिंग लिखते हो, तो ये सारी चीजें वहां पे यूज होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके ऑपरेटर्स, ऑलराइट। तो ये सारे ऑपरेटर्स थे जो हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इफ और एल्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीजें निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाते हैं, वेर एज, और इसमें एज दे देता हूँ मैं 12, यानी कि एक वेरिएबल बनाया है जो क्या करेगा, आपकी एज को स्टोर करेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करें? असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और उसके अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं? वैल्यू 12 स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा जिसमें मैं चेक करूंगा कि अगर मेरी जो एज है ग्रेटर देन 18 या ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है, तो मैं क्या करूंगा? वोट दे सकूंगा, अदरवाइज मैं वोट नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ, तो ये सारी चीजें कंडीशन कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इफ और एल्स, ठीक है। तो इफ और एल्स कैसे लिखते हैं? इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ठीक है। अगर मेरी एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, यहां पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर ओल्ड इनफ टू वोट, या फिर यहां पे लिख सकते हैं यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अब देखो अगर नहीं है तो मेरा जो एज है वो लेस देन 18 है, तो एल्स में जाएगा। मतलब अगर मेरा एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 रहेगा तो ये जाएगा यहाँ पे यू आर एलिजिबल टू वोट। एल्स वो कहाँ जाएगा? एल्स में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। यू आर एलिजिबल टू वोट और यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा एज कितना है? 12 है, तो वैसे मेरा एज 12 नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल का एज कितना है? 12 है। वेरिएबल के जो एज है उसकी वैल्यू कितनी है? 12 है। तो क्या एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18? यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है? रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो रहा है, ठीक है। हम लोग कंपेयर करें कि क्या एज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है? जी नहीं, ठीक है, क्योंकि 12 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो वो इसके अंदर, ये ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, वो जाएगा एल्स पार्ट में और बोलेगा यस यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अगर मैं इसी की वैल्यू को कर दूं 22, तो देखो यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो इसको बोलेंगे कंडीशनल, इसको क्या बोलेंगे? डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इसको बोलेंगे डिसीजन मेकिंग। तो ये होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंक्शंस जो होता है ना, जावास्क्रिप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरा जो जावास्क्रिप्ट है वो फंक्शन बेस्ड है। तो यहाँ पे देखो फंक्शन बनाते कैसे? तो जावास्क्रिप्ट ना फंक्शन बनाना है एकदम दाएं हाथ का खेल है, दाएं की बाएं पता नहीं, बट एकदम चिंदी है। क्या करना है तुमको? फंक्शन बनाना है, ऐसा लिखो फंक्शन, कीवर्ड लिखो, फंक्शन का नाम दे दो। मैं क्या करता हूँ? फंक्शन का नाम देता हूँ कैलकुलेट, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन का नाम चेक एलिजिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दिया चेक एलिजिबिलिटी। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है फंक्शन में? ऐसा पैरेंथेसिस लिखना है, ओपनिंग क्लोजिंग, उसके बाद ये ब्लॉक ऐसा लिखना है।
करली ब्रेसेस लिखना है, ठीक है। तो ये बन गया आपका फंक्शन। तो ये मैंने एक फंक्शन बना दिया, चेक एलिजिबिलिटी, ठीक है। या फिर लिख सकता हूं मैं चेक वोट एलिजिबिलिटी, यानी कि आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये फंक्शन का जो नाम है ना, ये अपने मन से आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, अपनी मर्जी। अब देखो ये फंक्शन बना लिया हम लोग ने, बराबर है। अब ये फंक्शन का यूज क्या है, फंक्शन का यूज बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अब देखो ये वाला जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा था एज वाला, ठीक है। तो सपोज ये किसी एक बंदे का है, ये किसी एक पर्सन वन का है, किसी एक बंदे का है, बंदा वन कर देते हैं, बंदा वन का है, ठीक है। एक बंदा जो है उस एक फर्स्ट बंदे एक बंदे का है, ठीक है, पर्सन वन या बंदा वन अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे हम लोग। उसके बाद अब दूसरे बंदे का मुझे चेक करना है कि क्या वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा बंदा टू, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है कोड मुझे वापस से लिखना पड़ेगा, बराबर, ठीक है। ये पूरा का पूरा मुझे लिखना पड़ेगा ऐसा वापस। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बी आर डाल देता हूँ, यहाँ पे हम डाल देते हैं बी आर, यहाँ पे भी डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो पूरा का पूरा मुझे दूसरे बंदे का मुझे अगर टेस्ट करना है कि वो एलिजिबल है कि नहीं, पूरा का पूरा वापस से कोड लिखना पड़ेगा, बराबर। मैंने वापस से एज वेरिएबल बनाया, उसके बाद वापस से मैंने क्या किया, चेक किया कि क्या वो उसका एज, आप सपोज इसका एज 20 है तो इसका ये क्या है, ये भी एलिजिबल है। अब मुझे क्या करना है, तीसरे बंदे का करना है ऐसे, ठीक है। अब मुझे तीसरे बंदे का करना है, बंदा थ्री, तो वापस से मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से ये कोड पूरा रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका सपोज एज 10 है, मैं बी आर नहीं लिखा था क्या, तो मैं भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जितने बंदों का मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने लोगों का मुझे चेक करना है कि वो एलिजिबल है कि नहीं है, उतनी बार मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा रिपीट कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक तो हम लोग कोड रिपीटेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बार बार सेम कोड लिख रहे हैं, सेम कोड बार बार लिख रहे हैं, यहाँ पे कोड का रिपीटेशन हो रहा है, प्लस ठीक है कोड क्लीन नहीं है। अगर कोई नया बंदा आएगा तो उसको हर एक कोड समझना पड़ेगा पहले तो। और दूसरी चीज, अगर मुझे कोड में कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब मुझे यहाँ पे चेंजेस करने की, अब क्या हो गया है, जो वोटिंग की एलिजिबिलिटी है ना, वो 18 से घट के 15 हो गई, तो मुझे हर जगह यहाँ पे जाके 15 करना पड़ेगा, ठीक है। हर जगह जाके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 15 करना पड़ेगा। तो देखो ये तो मैंने 3 जन का किया, अगर 100 लोग का होता तो 100 जगह मुझे जाके ऐसा एडिट करना पड़ता, तो कितना ये गधा मजदूरी का काम हो जाता, राइट। तो कुछ ऐसा वे नहीं है क्या कि मतलब एक ही बार ये कोड लिखूं और हर एक के लिए बार बार वही कोड रीयूज करूं, ठीक है ऐसा वे, है भाई। कौन सा वे है, फंक्शंस, फंक्शंस है। ये मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना रिपीट किया हुआ कोड उड़ा देंगे, ठीक है। हम सिर्फ एक ही बार कोड लिखेंगे, ये जो कोड है ना इसको क्या करेंगे, उठा के ये जो फंक्शन बनाया था ना इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। इसके अंदर डाल दिया, अब ये वाला कोड भी उड़ा देता हूँ। कोड मैंने वाला एक ही बार लिखेंगे, उसको रीयूज करेंगे बार बार, ठीक है। ये कोड को मैंने क्या किया, उठा के पूरा फंक्शन के अंदर डाल दिया, सेम कोड है, कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। फंक्शन के अंदर डाल दिया, और अब क्या करेंगे, यहां से इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एज। तो ये जो एज मैं यहाँ पे डिफाइन किया था, इसको उड़ा देंगे यहाँ से, और ये जो एज आएगा ना, ये क्या आएगा, बाहर से आएगा। बाहर से मतलब अब मैं बताता हूँ आपको कहाँ से आएगा। सपोज अब मुझे एक बंदा, मेरा जो बंदा है बंदा वन, ठीक है, बंदा वन है, उसका मुझे क्या करना है, एलिजिबिलिटी चेक करना है कि भाई तुम वोटिंग के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। इसको 18 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं 18 कर देता हूँ, और इसको उठा लेते हैं। ये जो फंक्शन है, अब ये फंक्शन मैंने बना लिया, इसको कॉल कैसे करना है वो भी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये फंक्शन का जो नाम है ना, यहाँ पे गड़बड़ होगी, ठीक है। ये फंक्शन का नाम उठा लो, इसे कॉपी कर लो और यहाँ पे ऐसा डाल दो और इस यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक ऐसा, इसको बोलेंगे पैरामीटर, ठीक है। ये पैरामीटर यहाँ से मैं पास करूँगा, यानी कि ये एज की वैल्यू मैं यहाँ से पास करूँगा। तो सपोज मेरा जो बंदा वन है इसकी वैल्यू कितनी है, 20 है, तो यहाँ से मैं 20 पास करूँगा। तो यहाँ पे देखो क्या छप गया है, यू आर एलिजिबल टू वोट, क्योंकि यहाँ से मैंने 20 पास किया। तो हुआ क्या यहाँ पे, हम लोगों ने क्या किया, ये जो फंक्शन है इसको कॉल किया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने वैल्यू 20 डाली। अब ये 20 कहाँ जा रहा है, 20 जाता है, और एज जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल एज है इसके अंदर ऐसा 20 कॉपी हो जाता है। वेरिएबल एज के अंदर ये 20 कॉपी हो गया। तो अब एज की वैल्यू कितनी हो गई, 20। अब बोलेगा क्या 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कि हाँ 20 18 से बड़ा है, तो इसलिए प्रिंट हो रहा है यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अब मुझे करना है चेक बंदा टू की। तो अब देखा, बताता हूँ आपको रीयूजेबिलिटी कैसे हो रही है। तो मुझे करना है बंदा टू की एलिजिबिलिटी चेक। तो मैं यहाँ पे वापस से ये जो फंक्शन है सेम फंक्शन कॉल करूंगा। अब देखो सेम कोड में यूज करो, सिर्फ फंक्शन कॉल करो बार बार, और इसके अंदर दूसरा वैल्यू पास करूंगा। यहाँ पे मैं पास करूंगा 10। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अब मुझे बंदा थ्री की करनी है, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेम फंक्शन कॉल करूंगा, यहाँ पे वैल्यू पास कर दूंगा, सपोज 30 पास कर, यू आर एलिजिबल टू वोट। अब मुझे ऐसे 100 बंदों की करनी है, सिर्फ मुझे क्या करना है, फंक्शन बार बार कॉल करने का, और सबका जो है वोटिंग एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंक्शन का यूजेस, यानी कि फंक्शंस का यूज करके हम लोग कोड को रीयूज कर सकते हैं। सेम जो कोड है उसको बार बार लिखने के लिए फंक्शन में डाल दो, उसको बार बार यूज करो, ठीक है। तो फंक्शन का यूज करके हम लोग कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, और जो
चेंजेस होते हैं, मतलब अगर सपोज 100 बार आपने सेम कोड लिखा, उसमें एक भी चेंजेस करना पड़े, 100 जगह अपडेट करना पड़ेगा, तो वो जो गधा मजदूरी का काम है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये था आपका फंक्शंस। तो मैंने आपका कवर कर दिया 11th स्टैंडर्ड का पूरा रिवीजन। और एक चीज आपको बताता हूँ, अभी तो हम लोग ने क्या किया था, देखो क्या क्या पढ़ा इसके अंदर, कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के अंदर कैसे रन कर सकते हैं, उसके बाद वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है। यहाँ पे हम लोग देखो रिलेशनल ऑपरेटर्स देखा था, फिर इसका डिसीजन मेकिंग के लिए यहाँ पे इफ एल्स देखा, फिर यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन देखा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर दी। अब एक एक्स्ट्रा चीज आपको बताता हूँ कि यहाँ पे पहली चीज तो मैंने बताया आपको कि जावास्क्रिप्ट आप एचटीएमएल के अंदर डाल के रन कर सकते हो। दूसरा वे क्या है, दूसरा वे ये है कि हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के बाहर लिखेंगे, बट उसको यहाँ पे एचटीएमएल की फाइल को यहाँ, सॉरी जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पे लिंक करेंगे। कैसे लिंक करेंगे तो बताता हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है इसके अंदर मैं एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल बनाता हूँ। अब ये स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल क्या है, जैसे सीएसएस में याद है आपको, मैंने बताया था आपको सीएसएस को अगर बाहर एक्सटर्नल सीएसएस लिखना था आपको डॉट सीएसएस करके अलग से फाइल बनानी पड़ेगी, फिर इसको इंपोर्ट सॉरी लिंक करना पड़ेगा, राइट, इंपोर्ट नहीं लिंक करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही जावास्क्रिप्ट के लिए डॉट जेएस फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डॉट जेएस फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल बनाए, स्क्रिप्ट की जगह पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल बनाई। अब मैं क्या करूँगा, उसको इसके अंदर ये जो पूरा स्क्रिप्ट है ना, ये मैं बंद कर देता हूँ। ये जो पूरा स्क्रिप्ट है ना, ये पूरा इतना सारा फंक्शन निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट के अंदर पूरा लिखा है इसको उठा के कहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये पूरा ऐसा कॉपी करने का और स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, डाल दिया। अब यहाँ पे देखो मुझे अगर इस डॉट जेएस फाइल को इस एचटीएमएल के साथ लिंक करना है तो क्या करने का, कुछ नहीं करने का। ये जो स्क्रिप्ट है ना इसको ऐसे रखने का, सिर्फ यहाँ पे लिखने का क्या एसआरसी, और एसआरसी के अंदर आपको ये जो स्क्रिप्ट डॉट जेएस है ना सिर्फ ऐसा लिंक कर देने का। और यहाँ पे अगर अब मैं ओपन करूंगा तो वापस से देखो सेम आपको कोड मिल रहा है। और इसको कमेंट करूंगा तो ये गायब हो जाएगा, अनकमेंट करूंगा तो ये देखो वापस से दिख रहा है आपको। ठीक है, तो दो तरीका मैंने आपको बताया जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। एक तो आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप बाहर डॉट जेएस फाइल बनाओ, उसके अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है लिखो, फिर उसके बाद वहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में सिर्फ एसआरसी करके उसको लिंक कर दो। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ऐसे करो, क्योंकि ये देखो आपका कोड कितना क्लीन हो गया। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो अलग फाइल में है, जो एचटीएमएल का कोड है वो अलग फाइल में है, तो सब कुछ क्लीन क्लीन दिखता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग लगी होगी, मजा आ गया रहेगा सीखने में, राइट, और समझ में भी आ रहेगा। तो उसके लिए एक लाइक बनता है, राइट। और दूसरा क्या करना है आपको, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।